हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा सीईटी का। ठीक है, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, अगर किसी ने वो 3 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हरियाणा सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, पहला जो हमने पार्ट देखा था उसमें हरियाणा का मंत्रिमंडल देखा था कि हरियाणा में कौन क्या है, और 200 क्वेश्चन देखे थे। दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने वर्ल्ड में जितने भी प्रमुख संगठन हैं उनके कहाँ पे मुख्यालय वगैरह हैं और भारत की झीलें देखी थी, और फिर प्लस में 200 क्वेश्चन हरियाणा जीके के देखे थे। और जो तीसरा पार्ट जो कल कराया था मैंने, तो उसमें हरियाणा की नदियाँ वगैरह, हरियाणा की नदियाँ और हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह देखे थे, और प्लस में 200 क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें भी हम बहुत कुछ देखेंगे, और प्लस में फिर हरियाणा जीके का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और आज हम देखेंगे इसमें हरियाणा के जो प्रमुख खनिज वगैरह हैं और वो कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, हरियाणा के प्रमुख खनिज, और उसके बाद बहुत कुछ है नीचे आपके लिए, तो आप लास्ट तक बने रहना, छोड़ के भागना मत। ठीक है, क्योंकि अब पेपर सर पे है, तो भागोगे तो फिर भागते ही रह जाओगे इधर उधर। तो चलिए हरियाणा के प्रमुख खनिज वगैरह देख लेते हैं। थोड़ा थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, आवाज़ थोड़ी बढ़ा के, और 480 पिक्सल पे देखना, A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। और एक बात और बता दूं, अगर हरियाणा जीके तो मैं यहाँ से करा ही रहा हूँ, और प्लस में 4,500 क्वेश्चन और करा रखे हैं हरियाणा जीके के, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और भारत का इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत, तो उन सब की वीडियो का, MCQ वीडियो का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, तो आप भारतीय इतिहास वगैरह, भारतीय हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हरियाणा। ठीक है, अगर देखते हैं पहले हरियाणा में खनिज वगैरह कैसा मिलता है, कहाँ क्या कुछ मिलता है। तो देखिए, हरियाणा पारदर्शिक विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा बहुत ही खनिज वगैरह मिलता है, ज़्यादा ये संपन्न राज्य वगैरह नहीं है। ठीक है, थोड़ा नाम मात्र में, बट इतना मिलता है कि हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में। ठीक है, अब देखना क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं एकदम थोड़ा डीप में चल रहा हूँ। राज्य में देखिए, राज्य में प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, स्लेट, सोरा, ठीक है, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी, कांच, बालू, बेराइट, अब्रक, मैग्नीज, संगमरमर, तांबा, लोहा, अयस्क आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतने खनिज वगैरह पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार, और ये भिकाणी नहीं है, ये भिवानी है। ठीक है, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद प्रमुख उल्लेखनीय राज्य हैं। ठीक है, प्रमुख उल्लेखनीय स्टेट हैं। ठीक है, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भिवानी है। ठीक है, बी है ये भिवानी। ठीक है, तो ये देख लिया। इस सोरा को याद रखना, ये डायरेक्ट कई बार फैक्ट में पूछा है, सोरा कहाँ मिलता है, तो सोरा मिलता है कहाँ पर, हिसार में और करनाल में। ठीक है, हिसार और करनाल का नाम याद रखना, ये सोरा कई बार पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखेंगे कहाँ क्या मिलता है। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, हरियाणा प्रदेश में प्रमुख खनिज, पहले देखेंगे लोह या कहाँ कहाँ से मिलता है लोहा वगैरह। तो देखिए, राज्य में लोहा अयस्क की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है हरियाणा में लोहा अयस्क। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये देखिए भिवानी। ठीक है, भिवानी में अल्प मात्रा की श्रेणी में लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, भिवानी में मतलब नाम मात्र का लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ की मध्य श्रेणियों में हेमेसाइट लोहा अयस्क मिलता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले महेंद्रगढ़ में कौन सा लोहा मिलता है, तो ये हेमेसाइट लोहा अयस्क मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेराइट। ठीक है, बेराइट कहाँ मिलता है, तो ये नारनौल में बेराइट मिलता है या फिर निकाला जाता है। ठीक है, अब्रक, अगर ये भारत के लेवल पर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा अब्रक कहाँ मिलता है, तो कोई बता सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं हरियाणा। तो ये देखिए नारनौल और गुड़गांव में के ज़िलों में अब्रक पाया जाता है। ठीक है, ये पूछ ले कि हरियाणा में अब्रक कहाँ मिलता है, तो नारनौल और गुड़गांव। आगे देखिए चूना पत्थर। ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। तो देखिए चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है, मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः राज्य में महेंद्रगढ़। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अम्बाला जिले से प्राप्त होता है क्या, चूना पत्थर। आगे देखिए
अम्बाला अम्बाला ज़िले में नारायणगढ़ तहसील के बैरून, ठीक है ना। अम्बाला में कहाँ पर मिलता है, तो ये अम्बाला में चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है, तो ये नारायणगढ़ तहसील के बैरून में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए खडाम, रामसर, सोला, जौनपुर स्थानों पर, ठीक है ना। ये 3 राज्य हैं, 3 स्टेट हैं, देखिए गांव है ये या फिर स्टेट कह लो, ठीक है। देखिए खडाम, रामसर, सोला, जौनपुर स्थानों पर चूना पत्थर मिलता है। और आगे पंचकुला के कालका के तहसील माला स्थान पर चूना पत्थर निकाला जाता है। समझ गए हो गए। अम्बाला में मिलता है कहाँ पर, नारायणगढ़ तहसील के पास बैरून में। और ये खडाम, रामसर, सोला, जौनपुर, ठीक है ना, जौनपुर स्थानों पर मिलता है चूना पत्थर। और पंचकुला में कहाँ पर, कालका की तहसील माला स्थान से चूना पत्थर निकाला जाता है, ठीक है ना। ये एकदम डीप में है। जो ये HCS की साइट है ना हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा जो HCS की साइट है वहाँ से मैंने डाटा उठाया है। आगे देखिए दादरी तहसील में चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में चूने की रोड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, तो दादरी, ठीक है, दादरी आंसर हो जाएगा। दादरी की तहसील में चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं। चूने के कंकड़, ठीक है, चूने के कंकड़ रेडियो का प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे रवेदार पत्थर कहाँ से मिलता है, तो रवेदार चूना पत्थर मिलता है बेदार चूने पत्थर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आना था ठीक है। रवेदार चूना पत्थर अम्बाला ज़िले के खडाम, ठीक है। जो रवेदार चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो अम्बाला ज़िले के खडाम, सेरला, डबसू, जौनपुर, बारू में, ठीक है। महेंद्रगढ़ के ज़िले घानी, फिर महेंद्रगढ़ ज़िले में घानी, कयूथा और, ठीक है, कयूथा, ठीक है। देखिए महेंद्रगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है, तो घानी, कयूथा, सोरामपुरा, सोरामनाथपुरा आदि गांवों से निकाला जाता है, ठीक है। ये महेंद्रगढ़ के गांव हैं, कयूथा, सोरामपुरा नाथ आदि गांवों से निकाला जाता है रवेदार चूना पत्थर। और अम्बाला में कहाँ, खडाम, ठीक है। और ये सेरला, डबसू ये जौनपुर वगैरह में पड़ता है, ठीक है। समझ गए होगे। आगे देखिए ये HCS के लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से डीप में, इसलिए मैंने डीप में लेकर आया हूँ। देखिए सिलेट का पत्थर कहाँ मिलता है, तो सिलेट का पत्थर गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखना। बाकी हम आगे भी देखेंगे। महेंद्रगढ़, ठीक है। आप देखिए क्वाजाइट, ठीक है, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो क्वाजाइट। आगे देखिए महेंद्रगढ़ के अटेला और टहला स्थानों तथा गुड़गांव के बदरपुर क्षेत्रों में क्वाजाइट निकाला जाता है। चीनी मिट्टी देख लीजिए कहाँ मिलती है, कई बार पूछा। चीनी मिट्टी गुड़गांव जिले के सिकंदरपुर नामक से चीनी मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब देख लीजिए कहाँ से क्या मिलता है, ये हरियाणा के खनिज हैं, तो देखिए, ठीक है। रवेदार चूना पत्थर अभी बताया ना कहाँ से, अम्बाड़ा से मिलता है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ से चूना पत्थर, ये महेंद्रगढ़, रोहतक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बजरी तो फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, सोवरब, हिसार, करनाल, गुड़गांव, लोएस, महेंद्रगढ़ और भिवानी, ठीक है। ये भिवानी कहाँ से लिख दिया, ठीक है, ये भिवानी पढ़ना आप। आगे देखिए एस्बेस्टस, ये महेंद्रगढ़ से चीनी मिट्टी ये गुड़गांव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एस्बेस्टस लगा लो। और चीनी मिट्टी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सिलेट का पत्थर महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्र में मिलता है। मार्बल महेंद्रगढ़ के पास मिलता है, ठीक है, यानी कि महेंद्रगढ़ में। आगे देखिए क्वाजार्ट, ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ गुड़गांव में मिलता है। कांच ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, गुड़गांव में मिलता है, ठीक है। बालू महेंद्रगढ़, कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट महेंद्रगढ़। आगे देखिए ताम्रा एस्ट, ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। मैग्नीज इस पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये महेंद्रगढ़। और काइनाइट तो ये है महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये थे हरियाणा के कुछ खनिज, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। नहीं तो हम चलते हैं आगे। देख लिया होगा कहाँ से क्या मिलता है। अगर ये थ्योरी वगैरह समझ ना आई हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी डीप में नहीं जाएगा वो, लेकिन फिर भी मैंने डीप में पढ़ा दिया है, देख लीजिए, ठीक है। और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से तो हर हालत में क्वेश्चन बनना ही है, बनते आ रहे हैं और बनेगा और बनते रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हरियाणा की कुछ मिट्टियाँ, ठीक है। मैंने कहा ना शुरू से, ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखना, छोड़ के मत भागना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ मैं, तो आप बने रहना लास्ट तक। आप देखेंगे हरियाणा की मिट्टियाँ, ठीक है, हरियाणा की मिट्टियाँ। तो चलिए पहले देखेंगे अत्यंत हल्की मिट्टी कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो ये देखिए अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में क्या बताया गया है। इस मिट्टी में बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है। इसमें चूने के अंशों का बहुलायत रहता है, ठीक है, यानी कि इसमें चूने के अंश बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो मैंने 200 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो वहाँ ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है और ये कई बार पूछा भी हुआ है, ठीक है, कि जो चूने के अंशों में बहुलायत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये अत्यंत हल्की मिट्टी, ठीक है। कल का जो अगर प्रैक्टिस सेट किसी ने 200 नंबर
का लगाया हुआ तीसरा प्रैक्टिस सेट 200 क्वेश्चन का। तो वहाँ ये क्वेश्चन था और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, चूने के अंशों का, ठीक है, चूने के अंशों का बहुलायत मात्रा में क्या माना जाता है? तो ये हल्की मिट्टी। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह मिट्टी सिरसा जिले के दक्षिण भाग में पाई जाती है। कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में मिलती है। कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, आगे देखिए, इस मिट्टी के क्षेत्र में बालू का सपोतों की प्रधानता होती है, यानी कि हल्के जो बालू के कण होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। यह मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और इस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बहुत कम है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन अगर डीप में बना कि अगर ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी है तो इसमें जल धारण करने की क्षमता कैसी है, ज़्यादा है, कम है कि बिल्कुल कम है? ठीक है, तो इसमें बहुत कम है क्षमता। ठीक है, ये मिट्टी जो मतलब जल का ग्रहण ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती और ये मौसम बहुत जल्दी ही सूख जाती है मिट्टी। ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी की बात हो रही है। आगे देखिए, इस मिट्टी में मोटे अनाजों और दालों की कृषि उपयोगी होती है। ठीक है, जो अत्यंत हल्की मिट्टी है तो इसमें मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाजों में कौन कौन आते हैं? मक्का। ठीक है, मक्का, ये दलहन और ये सोयाबीन वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मोटे अनाजों के लिए काफ़ी अच्छी उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी। अब देखते हैं हल्की मिट्टी। ठीक है, ये देखिए, इस मिट्टी को दो प्रकार की मिट्टी, ठीक है, इस मिट्टी में दो प्रकार की मिट्टी बालू दोमट और दोमट मिट्टी सम्मिलित होती है। ठीक है, हल्की मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिली होती है? तो बालू दोमट और हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है, समझ रहे होगे। ये HCS लेवल के क्वेश्चन है, वहीं से मैंने उठाए हैं। ठीक है, सीधा आप देखेंगे अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। तो चलिए देखिए, बालू का दोमट मिट्टी को, ठीक है, बालू का दोमट मिट्टी को रसोली मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना भी है, ठीक है, कई बार, तो देख लेना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी मिट्टी को रसोली मिट्टी कहा जाता है? तो बालू का दोमट मिट्टी को रसोली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये मिलती कहाँ है? तो यह मिट्टी ज़्यादातर हिसार, ठीक है, ज़्यादातर हिसार, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गुड़गांव तथा झज्जर में के ज़िलों में पाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। आगे चलते हैं। इस मिट्टी में सिल्ट और मृत्तिका की अपेक्षा बालू की प्रधानता होती है। ठीक है, जो ये मित्र क्या बोल रहा हूँ, इस मिट्टी में सिल्ट तथा मृत्तिका की अपेक्षा बालू प्रधानता होती है। ठीक है, ये मृत्तिका वगैरह समझ लो, ये बिल्कुल महीन जो कण होते हैं ना बालू के, ठीक है, उनको मृत्तिका कहा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, मृत्तिका की अपेक्षा बालू प्रधानता होती है। अत्यंत इनमें हल चलाने में कम परिश्रम लगता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी मिट्टी में औरों की अपेक्षा हल चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती? तो ये है बालू दोमट मिट्टी। ठीक है, बालू दोमट मिट्टी में मतलब हल चलाने में ज़्यादा जोर नहीं लगता। ठीक है, मतलब कम बल लगता है या फिर कम मेहनत लगती है। अब चलते हैं बालुई दोमट मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर नदी के उत्तर में सिरसा तहसील के कुछ गाँवों में तथा डबवाली तहसील में पाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कि बालुई दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो सिरसा तहसील के कुछ भागों में और डबवाली तहसील के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी हरियाणा के ज़्यादातर घग्गर नदी के उत्तर में मिलती है। ठीक है, आगे चलिए मध्यम मिट्टियाँ देख लेते हैं। यहाँ समझ ना आ रहा हो ना, अभी नीचे हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे इसी के। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मध्यम मिट्टियाँ क्या होती हैं। तो मध्यम मिट्टी में छोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टियाँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है, मध्यम मिट्टी कौन सी होती है? तो जिसमें छोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टियाँ शामिल होती हैं उसको कहते हैं मध्यम मिट्टियाँ। ठीक है, यानी कि सॉइल। आगे देखते हैं मोटी, ठीक है, मोटी दोमट मिट्टी। तो मोटे कणों में दोमट मिट्टी मेवात, नूह क्षेत्र, नूह के पश्चिम, फिरोजपुर, सिरसा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, अगर ये पूछ ले कि मोटी दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है तो नूह जिले के पश्चिमी क्षेत्र, फिरोजपुर में, सिरसा के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखते हैं हल्की दोमट। तो हल्की दोमट मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी अम्बाला तथा नारायणगढ़ तहसील के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है, यह हरियाणा के मध्यवर्ती मुख्यतः जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और फरीदाबाद में पाई जाती है। कौन सी? दोमट मिट्टी। इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, कि हरियाणा में दोमट मिट्टी कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है? तो ये देख लीजिए, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, आगे देखिए
भारी मिट्टी, ठीक है। तो भारी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? इस मिट्टी में सिल्क युक्त इस प्रकार की मिट्टी को रवादार भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि किस मिट्टी को रवादार मिट्टी भी कहते हैं, तो भारी मिट्टी को रवादार मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, यमुना नदी के साथ साथ, ठीक है, हम भारी मिट्टी देख रहे हैं ना, तो ये देखिए यमुना नदी के साथ साथ के क्षेत्रों में यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों के पूर्वी किनारों पर यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? भारी मिट्टी। और भारी मिट्टी को रवेदार कहते हैं। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये दोबारा देख लीजिए, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है मिट्टी, ठीक है। अब चलते हैं शिवालिक, गिरिपाद तथा चट्टानी तल की मिट्टियाँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। शिवालिक मिट्टियाँ, ठीक है, ये मिट्टियाँ पंचकुला की, कालका और अम्बाला की नारायणगढ़ तहसील में पाई जाती है। कौन सी? शिवालिक मिट्टी। इन मिट्टी में बलुआ पत्थर, चीका, बजरी तत्वों की ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, गिरिपादीय मिट्टी, ठीक है। तो शिवालिक के गिरिपादीय बालू, बजरी और रेत में पाई जाने वाली ये मिट्टियाँ निम्न कोटि की होती है, ठीक है। अगर ये पूछ ले गिरिपाद मिट्टी कैसी है, तो ये निम्न कोटि की है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। यह मिट्टी पंचकुला के कालका, अम्बाला, नारायणगढ़ और यमुनानगर, जगाधरी की तहसील में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? गिरिपादीय मिट्टी, ठीक है। अब देखते हैं चट्टानी तल की मिट्टियाँ, ठीक है। तो देखिए, हरियाणा के दक्षिणी भाग, ठीक है ना, जो चट्टानी इलाका है ना, जहाँ ये अरावली पर्वत वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टियों की बात हो रही है। तो देखिए, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ के कारण पथरीली और रेतीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। जो मैंने 200 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो उसमें ये मैंने कई बार कराया है कि हरियाणा में जो पथरीली मृदा वगैरह कहाँ मिलती है। तो अगर मोरनी की पहाड़ियाँ ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक होगा। अगर मोरनी की पहाड़ियाँ ऑप्शन में ना हो तो पथरीली मृदा कहाँ पर मिलती है? तो ये जहाँ पर ये अरावली पर्वत वगैरह है, ठीक है। तो समझ रहे होगे। अब देखिए, मिट्टी वगैरह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा इनके क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो देखिए, अत्यंत हल्की मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये बालू का प्रधान मिट्टी, दोमट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर पढ़ाया है ना। आगे देखिए, ये मैंने खुद टाइप करे हैं, ठीक है। बालुका मिट्टी में किसकी बाहुल्यताएँ होती है? तो बालुका मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? चूने अंश, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने 200 जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें कराया है 2-3 बार, ठीक है। तो बालुका मिट्टी में कौन से बहुतायत मूल में पाया जाता है? तो चूने के अंश, ठीक है, चूने के कुछ अंश पाया जाता है। आगे देखिए, बालुका दोमट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सिरसा जिले के दक्षिणी भाग, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बालुका दोमट मिट्टी कौन से अनाजों के लिए उपयोगी होती है? तो ये बताया था ना, मोटे अनाज और दालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हल्की मिट्टी में कौन सी मिट्टी होती है? तो ये बालू, दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। बालू, दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी होती है हल्की मिट्टी में मिली, ठीक है। बालू दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रसोली मिट्टी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, रसोली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है या फिर रसोली मिट्टी, ठीक है। तो ये हिसार, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, रसोली मिट्टी में सिल्ट, ठीक है, और मृतिका की अपेक्षा किसकी प्रधानता होती है? तो बालू की, ठीक है। जो रसोली मिट्टी होती है तो उसमें जो रेत के कण वगैरह होते हैं और सिल्ट वगैरह यानी कि बजरी वगैरह होती है तो उसमें बालू, ठीक है। जो मृतिका के कण वगैरह होते हैं तो उन्हीं को बालू मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें बालू मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, बालू मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हरियाणा के पश्चिमी भाग के घग्गर नदी के उत्तर में, ठीक है, सिरसा तहसील के कुछ गाँव तथा डब्बाली तहसील में पाई जाती है, ठीक है। ये ऊपर सब करा दिया है तो इसीलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। आगे चलिए, माध्यम मिट्टी कौन सी मिट्टियाँ, ठीक है। माध्यम मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आती है? तो मोटी मिट्टी, हल्की मिट्टी और दोमट मिट्टी, ये सब आती है मीडियम मिट्टी में, ठीक है, माध्यम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मोटे कणों की दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मेवात के नूहू, ठीक है, पश्चिमी फिरोजपुर, सिरसा के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हल्की मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी अम्बाला और नारायणगढ़ तहसील के भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि में पाई जाती है। आगे देखिए, भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रवादार मिट्टी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रवादार मिट्टी में क्या होता है? तो ये होता है सिल्ट। रवादार मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए, यमुनानगर, ठीक है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के पूर्वी किनारों पर यह मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक मिट्टियाँ पंचकुला, कालका और अम्बाला, नारायणगढ़ की तहसील में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए,
शिवालिक मिट्टियाँ में क्या प्रधानता होती है? तो शिवालिक मिट्टी में होते हैं बलुआ, पत्थर, चीका, बजरी आदि के तत्व। नेक्स्ट देखिए गिरिपादीय मिट्टी। ठीक है, गिरिपादीय मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पंचकुला, कालका, अम्बाला की, नारायणगढ़ की और यमुनानगर की जगाधरी तहसीलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों में उपस्थिति के कारण कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये बताया ना, जहाँ पहाड़ वगैरह होंगे तो वहाँ पथरीली और रेतीली मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मिट्टियाँ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मिट्टियाँ वगैरह कंप्लीट हो गई हैं। अभी जाना नहीं है, अब हम देखेंगे हरियाणा के जो प्रमुख मेले हैं। ठीक है, मेले जाना किसी को कहीं नहीं है आज। तो चलिए देखते हैं हरियाणा के प्रमुख मेले। आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखिए पंचकुला में लगने वाले मेले। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार नहीं, हर एक पेपर में मेले और त्योहारों पे एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए पंचकुला में देखेंगे कौन कौन से मेले लगते हैं। तो पंचकुला में लगता है हेरिटेज मेला, बैसाखी मेला और मैंगो फेस्टिवल। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल पर। और काली माई का मेला। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल और काली माई का मेला, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। और ये है पंचकुले के मेले। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बस याद कर लो। नेक्स्ट देखिए करनाल के मेले। ठीक है, करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो बाबा सिमरन दास का मेला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छड़ियों का मेला हज़ारों बार पूछा होगा, गुगा नवमी का मेला, ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यमुनानगर में लगने वाले मेले। तो कपाल मोचन का मेला याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमुनानगर का। ठीक है, कैथल में लगने वाले मेले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, फागुल का मेला हज़ारों बार पूछा है, बावन द्वादशी का मेला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुंडरीक का मेला अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए अम्बाला में लगने वाले मेले। तो ये बावन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला और शिव चौदश। ठीक है, ये अम्बाला के मेले हैं। अगर कुछ भी ना याद रख सको ना, तो बावन द्वादशी का मेला, तीज का मेला और ये शिव चौदश का तो याद ही रखना। ठीक है, पानीपत में दो ही मेले लगते हैं, एक कलंदर पीर की मज़ार का मेला और एक पाथरी माता का मेला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये पूछा है कि कलंदर पीर की मज़ार कहाँ है? तो ये पानीपत में है और पाथरी माता का मेला भी पानीपत में लगता है। आगे देखिए कुरुक्षेत्र के मेले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैबा का मेला। ठीक है, और ये कब लगता है? तो सोमवती अमावस्या को लगता है, महावीर जयंती का उत्सव और सूर्य ग्रहण स्नान मेला। ठीक है, इसको याद रखना, पेवा का मेला और सूर्य ग्रहण तो हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फतेहाबाद में लगने वाले मेले। तो ये डिंगसरा का मेला। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं सोनीपत। तो सोनीपत में लगने वाले मेले। ठीक है, सतकुंभा का मेला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवरात्रि का मेला और डेरा बाबा नगनदास का मेला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतकुंभा का मेला और ये नगनदास का मेला, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो दोनों पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं एकदम, मैं सिलेक्टेड लेके आया हूँ, बट जिस पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, तो उस पर लगा लेना। ठीक है, अब देखते हैं महेंद्रगढ़ में लगने वाले मेले। तो हनुमान जी का मेला, बाबा केसरिया का मेला और डोसी की पहाड़ी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, डोसी की पहाड़ी। ठीक है, कई बार हज़ारों बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो हरियाणा का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे सी का हो और चाहे फिर हो HCS का। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। और ये डोसी की पहाड़ी हरियाणा जो यूपी, ठीक है, यूपी का जो PCS का पेपर हुआ है, जो हरियाणा में HCS बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं PCS। ठीक है, तो ये यूपी PCS 2022 में पूछा हुआ था। अब डोसी की पहाड़ी कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं सिरसा के मेले देखेंगे। डेरा बाबा भूषण शाह का मेला, रामदेव जी का मेला, राधा स्वामी का मेला। ठीक है, तो इस पर सबसे इम्पोर्टेंट है भूषण शाह का मेला और राधा स्वामी का मेला, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिसार के मेले पहले पे लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हज़ारों बार पूछा है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो हिसार में। ठीक है, और जो ये अग्रसेन वगैरह थे, तो ये यहाँ पर एक अग्रवाह नामक जगह थी, तो वहीं इनके नाम पर ही पड़ी है। ठीक है, आगे देखिए इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, दादा गौरी का मेला, भगवान शिव का मेला और जन्माष्टमी का मेला, तो ये तो पूरे इंडिया में ही लगता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि हिसार में कौन सा मेला लगता है, तो जन्माष्टमी का मेला। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, जन्माष्टमी का मेला हरियाणा में हिसार में लगता है, तो याद रख लो। फरीदाबाद, तो इस पर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लो पहले पे ही। ठीक है, तो चलिए डिफेंस फरीदाबाद का मेला, तो सूरज कुंड का मेला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल लगता है। अगर ये इसकी डेट पूछ ले कब लगता है ये, तो ये आई थिंक 1 फरवरी से 15 नहीं
1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगता है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। तो फरीदाबाद का सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये, ठीक फ्रेंड्स, सूरजकुंड का मेला, बलदेव छठ का मेला, फूल डोर मेला, कुनबा का मेला और बाबा उदास दास का मेला और कालका का मेला, ठीक फ्रेंड्स। वैसे फरीदाबाद से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ठीक फ्रेंड्स, यही पूछता है सूरजकुंड का मेला, तो इसे याद कर लेना। अगर ये पूछ ले सूरजकुंड का मेला लग कब से रहा है तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1987, ठीक फ्रेंड्स। फरीदाबाद में और क्या है, तो यहाँ पर है बड़खल झील। कई बार ये पूछ रहे बड़खल झील कब बनाई गई थी, तो 1947 में बड़खल झील बनाई गई थी, ठीक फ्रेंड्स। और ये सूरजकुंड का मेला 1987 से लग रहा है, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुड़गांव में लगने वाले मेले, तो चलिए देखिए, भगत पूर्णमल का मेला जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बूढ़ी तीज का मेला अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीता माता का क्या बोल रहा हूँ, शीतला माता का मंदिर है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धो माता का मेला अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाग पूजा, फ्रेंड्स, ये बुद्धो माता का, शीतला माता का, बूढ़ी तीज का मेला, इनको याद रखना, फ्रेंड्स। और ये पूर्णमल का मेला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये पूछ ले कि शीतला माता का मंदिर कब बना था, तो ये 1650 ईस्वी में, फ्रेंड्स, 1650। नेक्स्ट देखते हैं रोहतक। तो रोहतक में लगने वाले मेले, बाबा जमुनानाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दशहरा उत्सव, ठीक है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है मस्तनाथ का मेला, तो याद रखना, और जमुना दास का भी याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। रेवाड़ी में लगने वाले मेले, तो देखिए रेवाड़ी पे तो बसंत पंचमी का मेला, पीर बाबा का मेला और सूरजगिरी महाराज का मेला, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए श्याम छड़ी का मेला, ये भी, ठीक फ्रेंड्स। चौथा ये है श्याम छड़ी का मेला, ये भी किसका है, रेवाड़ी का, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, एक नीचे आ गया इस पेज पे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल का भी नाम याद रखना। अच्छा कंटेंट लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। झज्जर में लगने वाले मेले देखिए, पहला क्या कहता है, माता भीममेश्वरी का मेला, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और श्याम जी का मेला, ठीक है। भिवाड़ी में लगने वाले मेले, तो देखिए भिवाड़ी में लगने वाले मेले कौन कौन से, बाबा खेड़ेवाले का मेला, मूंगी पा का मेला और पूर्णमासी का मेला, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबा खेड़ेवाले का मेला और मूंगी पा का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मूंगी पा का। तो ये हमारे मेले ख़त्म हो गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, देख लिए होंगे भिवाड़ी के मेले, बाबा खेड़ेवाले का और मूंगी पा का मेला, याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं हरियाणा के जो प्रमुख उद्योग वगैरह हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो कहा ना कुछ भी छूटेगा नहीं आज। तो देखिए इधर इनका क्रम से लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, इधर इनका क्रम से है और ये उद्योग है, और इधर वो स्थान है जहाँ पर ये उद्योग, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। चमड़ा उद्योग ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसको कहते हैं, तो फरीदाबाद को, फरीदाबाद की नगरी को चमड़ा उद्योग कहते हैं। और बाटा सूज, तो ये फरीदाबाद को कहते हैं बाटा सूज की नगरी, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछे लिबर्टी सूज कहाँ है, तो फिर करनाल आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए बाटा चमड़ा उद्योग, तो ये फरीदाबाद को कहते हैं। बाटा सूज कंपनी, तो ये फरीदाबाद में, राजपूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने ये भी टॉपिक ऐड कर दिया है। प्लास्टिक उद्योग, तो ये भी फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। टायर उद्योग, तो ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद, रबड़ के टायर वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो ये फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए कृषि संयंत्र उद्योग, ठीक है, जो कृषि के ट्रैक्टर वगैरह कल्टीवेटर वगैरह बनते हैं, तो ये भी फरीदाबाद। लिबर्टी सूज करनाल, ये देखिए आ ही गया, ठीक है। वनस्पति यूनिट, तो ये सिरसा और करनाल, ठीक है। वनस्पति यूनिट कहाँ पर लगाई गई है, तो सिरसा और करनाल में, ठीक है। इंजीनियरिंग उद्योग का सामान बनता है अम्बाड़ा में। सैनिटरी वर्क्स, तो ये बहादुरगढ़ में बनता है, ठीक है। आगे देखिए सिलाई मशीन के, ठीक है, सिलाई मशीन और मिक्सी का जो उद्योग वगैरह है, जो मिक्सर ग्राइंडर जो मसाला पीसते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये है अम्बाला में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैंडलूम उद्योग, ठीक है, जो कंबल वगैरह बनते हैं, तो पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। गोला बारूद बनता है यमुनानगर में। पेट्रोल उद्योग, तो ये पानीपत में रिफाइनरी है, और करनाल और बावल में, फ्रेंड्स, पेट्रोल उद्योग पानीपत में रिफाइनरी वगैरह है, और करनाल और बावल में भी पेट्रोल उद्योग का काम होता है, ठीक है। आगे देखिए रेवाड़ी पे लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हज़ारों बार ये पूछा है कि पीतल नगरी किसको कहते हैं, तो रेवाड़ी को, डिफेंस, पीतल नगरी रेवाड़ी। तो देखिए ठीक है, बर्तन पीतल और तांबा उद्योग, ठीक है, पीतल के बर्तन और तांबा उद्योग रेवाड़ी। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, तो ये भी रेवाड़ी, ये रेवाड़ी के धारूहेड़ा में आई थिंक। सीमेंट उद्योग, तो ये चरखी दादरी सूरजपुर, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग, तो ये गुरुग्राम, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना, जो जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, और जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है, ठीक है, वो उस पर फोकस करना।
लोहे स्टील उद्योग ठीक है, लोहा स्टील उद्योग तो ये हिसार में है ठीक है। हिसार को स्टील नगरी भी कहते हैं। तेल शोधन कारखाना तो ये पानीपत में बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये पंचकुला में है ठीक है। HMT उद्योग इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये पिंजौर और पंचकुला में है ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, या तो पंचकुला नहीं देगा तो पिंजौर देगा, तो पिंजौर आंसर हो जाएगा। अगर पिंजौर ना हो तो पंचकुला पे भी आप लगा सकते हैं। अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर आप जाएंगे अम्बाड़ा की तरफ ठीक है। आगे देखिए, औषधि उद्योग तो ये धारूहेड़ा गुड़गांव ठीक है। औषधि उद्योग ये धारूहेड़ा गुड़गांव ठीक है। ये देख लीजिए कुछ प्रमुख उद्योग थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कभी कभार, तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। सब चलते हैं इनके शहर और इनके उपनाम ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन रख दिया जाता है, तो प्रमुख शहर और उनके उपनाम इस तरफ लिखे हुए हैं ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख शहर और उनके उपनाम ठीक है। यमुना नगर को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर सिटी कई बार एग्जाम में रख के पूछता है। पेपर सिटी किसको कहते हैं, तो यमुना नगर ठीक है। तो देखिए यमुना नगर को मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी कहते हैं। करनाल को धान का कटोरा, पेरिस और हरियाणा और सूज सिटी ठीक है। पानीपत को तो बुनकर नगरी हजारों बार पूछा है, पेट्रोकेमिकल का हब। सोनीपत को कहते हैं साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी और फरीदाबाद को कहते हैं उद्योग नगरी ठीक है। गुड़गांव को कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नगरी या फिर मेडी सिटी और साइबर सिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। झज्जर को कहते हैं शहीदों का शहर ठीक है। तो देखिए झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कई बार ये पूछ ले कि सैनिकों का घर किसको कहते हैं, तो वो भी झज्जर ठीक है। वही सैनिक वगैरह मतलब आर्मी वाले ठीक है। अम्बाला को कहते हैं साइंस नगरी, मिक्सी सिटी और हिसार को कहते हैं स्टील सिटी ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं गिन चुन चुन के लेकर आया हूँ ठीक है आपके लिए ठीक है। तो एक लाइक तो बनता ही है ठीक है, एकदम जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जो बनते आ रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ठीक है। आगे देखते हैं, भिवानी को क्या कहते हैं, हरियाणा की काशी, मिनी क्यूबा, धर्मार्थ न्याय का शहर और बार हीरोज का शहर ठीक है। बार हीरोज का शहर, मिनी क्यूबा और हरियाणा की काशी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा की काशी कई बार पूछा है ठीक है, से याद रखना। जींद ठीक है, जींद को कहते हैं जयंती देवी नगर, रेवाड़ी को कहते हैं पीतल नगरी जो कि कई बार पूछा है। कुरुक्षेत्र को कहते हैं गीता स्थली, धर्मस्थल और धर्म नगरी। सिरसा को कहते हैं सरस्वती नगर, नारनौल को कहते हैं सेहों का डहर, शेरशाह की जन्मस्थली ठीक है। कई बार ये पूछ लेता कि शेरशाह का बचपन कहाँ बीता था, तो ये नारनौल में ठीक है। और कई बार डीप में अगर ये पूछ ले कि शेरशाह के जो दादा थे तो उनका निवास स्थान कहाँ था, तो ये भी नारनौल हो जाएगा। कैथल ठीक है, कपिल मुनियों की नगरी कहते हैं कैथल को। फतेहाबाद को कहते हैं गुलाबी शहर ठीक है। अब चलते हैं जिला और उनके नाम किस पर पड़े ठीक है, क्योंकि आज कुछ अच्छा ही पढ़ाने के मूड में हूँ, बहुत अच्छा मूड है आज। तो चलिए, एक तरफ जिला लिखा हुआ है और उनके किसके नाम पर पड़ा है, तो चलिए देखते हैं फतेहाबाद का नाम किसके ऊपर पड़ा है। तो बाबा फतेह चंद के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया था। सिरसा का नाम शाश्वत ऋषि या सिरस पेड़ के नाम पर रखा गया था, सिरसा का नाम ठीक है। आगे चलिए, हिसार ठीक है, तो 4 किले या लाहौरी, मोरी, तलीकी ठीक है। हिसार को क्या क्या कहते हैं, तो 4 किले, लाहौरी, मोरी, तलीकी और नागौरी ठीक है। इस वजह से इसका नाम हिसार पड़ा है। आगे देखिए, कैथल को क्या कहते हैं, तो कैथल को कहते हैं हनुमान जी की जन्म स्थली भूमि ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भिवानी को क्या कहते हैं, राजा भिवानी सिंह के नाम पर भिवानी का नाम रखा गया था। जींद ठीक है, जयंती देवी के नाम पर रखा गया था जींद का नाम। तो रोहतक को क्या कहते हैं ठीक है, रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम रखा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। झज्जर, छज्जू नामक किसान के नाम पर झज्जर का नाम रखा गया था। रेवाड़ी ठीक है, राजा रेवंत ने रेवती को दान दिया था, इस वजह से इसका नाम रेवाड़ी पड़ गया है। पंचकुला, तो यहाँ 5 कूप थे, इस वजह से इसका नाम पंचकुला पड़ गया। करनाल ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, दानवीर कर्ण के नाम पर इसका नाम करनाल रखा गया है। कुरुक्षेत्र तो कौरवों के नाम पर रखा गया कुरुक्षेत्र ठीक है। आगे देखिए, पानीपति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानीपत तो पाणिनि नाम का जो ऋषि था तो उसके नाम पर रखा गया है पानीपत का शहर का नाम ठीक है। सोनीपत को क्या कहते हैं, तो श्रवण कुमार का नाम पर रखा गया था सोनीपत ठीक है। फरीदाबाद तो बाबा फरीद की मज़ार के नाम पर इनका फरीदाबाद नाम पड़ा था। अम्बाला तो अंबिका के नाम पर इसका नाम पड़ा था ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख टॉपिक, आगे भी है क्या, ओ वाह ठीक है। आगे चलिए, प्रमुख दरगाह और उनकी मज़ार और यहाँ पर स्थान है ठीक है, मतलब प्रमुख दरगाह इस तरफ है और उनको कहाँ पर है, तो ये देखिए। तो चलिए,
पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ है, तो ये चरखी दादरी में। बाबा साहब कलाम की मज़ार ये कैथल में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, पीर जमाल की मज़ार कहाँ पर है, तो ये गोहाना सोनीपत में है। मामा भांजा की दरगाह अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछिए तो सोनीपत। वो अली कलंदर शाह, ठीक है, कलंदर पीर कहाँ पर है, तो ये पानीपत में, कई बार पूछा है। गौस अली शाह की मज़ार, तो ये अगेन पानीपत। अल्ताफ़ हुसैन हाली की दरगाह, तो ये अगेन पानीपत, ठीक है। आगे चलते हैं, शेख अल्लाह, ठीक है, शेख आलम अल्लाह की मज़ार, ये भी पानीपत में है। जुनैद शाह का मज़ार, तो ये हिसार में है। चार कुतुब दरगाह, तो ये हिसार के हांसी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेख चिल्ली का मकबरा, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है इसको। आगे देखिए, शेख मूसा की मज़ार, तो ये मेवात में, ठीक है। तो ये इतने ही थे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। जो हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये करवा दिए आज मैंने। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर, हैंड, ठीक है, या फिर रहने दूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं क्वेश्चनों के ऊपर। ये हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है और इसमें हमने बहुत कुछ देख लिया पहले, ठीक है। और इसमें हम 600 क्वेश्चन लगा चुके हैं 3 पार्ट के जरिए, 200, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और हमें 600 से आगे जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, 600 तक हो गया था कल, ठीक है। पीडी क्या था तो ये बता दिया था, ये फुट स्टूल क्राफ्ट था शुरुआती में, ठीक है। शुरुआती में हरियाणा की जो दूसरी लैंग्वेज निर्धारित की गई थी तो ये थी तमिल, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हरियाणा की कौन सी भाषा है, तो हरियाणा की भाषा है हिंदी, ठीक है। हरियाणवी नहीं लगाना तो गलत हो जाएगा। हरियाणा की पहली भाषा है हिंदी। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी है पंजाबी, लेकिन जब हरियाणा राज्य बना था तो दूसरी भाषा के मान्यता के रूप में तमिल का नाम दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध बीबीपुर, ठीक है, प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक ज़िले हरियाणा के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित हैं, तो ये मैदानी भाग में, ठीक है, मैदानी प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हरियाणा प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये 40 से 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है, तो ये भाखड़ा नागल नहर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विजातीय की पहचान कीजिए, तो ये हो जाएगा ओढ़नी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विषम शब्द बताना है, तो ये ओढ़नी, ठीक है। ओढ़नी तो ये कोई कपड़ा वगैरह होता है जो लेडीज वगैरह ओढ़ती हैं। बाकी कड़ी, हंसली और ये जलरा, ठीक है। तो ये शायद कुछ हाथ वगैरह में पहनने से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आप देख लेना। बाकी यहाँ ओढ़नी, ठीक है, ओढ़नी एक कपड़ा होता है जो कि ओढ़ा जाता है। बाकी ये कड़ी, हंसली वगैरह ये शायद गले गुले कान कून में पहना जाता हो, बट मुझे इस बात की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा का लोकगीत, ठीक है। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, तो ये फागुन के महीने में, सावन के महीने में, विवाह के टाइम पर, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, 18 वर्ष की आयु तक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह है इंदिरा गांधी बाल योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है, तो ये महम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन हरियाणा योग के कवि माने जाते हैं, तो ये थे दीदार सिंह। नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा के विख्यात प्रबंधक, ठीक है, हरियाणा की ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास कहाँ पर स्थित है, तो ये गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रथम डिजिटल मेला कहाँ पर लगाया गया था, तो ये हरियाणा में लगाया गया था। आगे देखिए, उडाई, ठीक है, ये आधार कार्ड की साइड है उडाई, ठीक है, DAI, ठीक है, ये उडाई की बात हो रही है। तो ये देखिए UDAI, ठीक है, मई 2017 के अनुसार देश में 0 से 5 वर्ष की आयु के आधार नामांकन करने में पहला स्थान हरियाणा का था, ठीक है। यानी कि जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के सबसे ज़्यादा आधार कार्ड वगैरह किसने बनाए थे, तो हरियाणा ने, ठीक है। अगर ये पूछ ले जो भारत सरकार की हरियाणा आधार कार्ड की साइट कौन सी है, तो ये हो जाएगी उडाई, ठीक है, UIDAI, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणवी बोली में एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे, तो ये थे बाजे भगत, ठीक है। ये हरियाणवी बोली के क्लासिकल गायक थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय, तो ये है सोनीपत में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये देखिए सोनीपत, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधान
सवा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है, तो ये नारनौल। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख पुरस्कार पुरुषों को किसके नाम पर दिया जाता है? ये महाराणा प्रताप के नाम पर। आगे देखिए, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था कार्बूजिलियर, तो ये फ्रांस देश का रहने वाला था। फ्रेंड्स, कई बार पूछा चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो ये कार्बूजिलियर था। और यहाँ पर पूछा है जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था कार्बूजिलियर, तो ये कहाँ का था? तो इसका डोमिसाइल बना हुआ था फ्रांस का, यानी कि ये फ्रांसीसी था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये फ्रांसीसी था, यानी कि इसका डोमिसाइल फ्रांस का था। आगे देखिए, किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो पांडवों ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, हरियाणा साहित्यिक अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी थी? तो ये हरिगंधा। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये सब कल पढ़ा दिए, ये रोहतक में है। आगे देखिए, रोहतक में नहीं, कैथल में। फ्रेंड्स, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कैथल। आगे देखिए, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे ज़्यादा काम किसने किया था? तो ये BN चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये रोहतक में है। फुब्बारा। ठीक है, फुब्बारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा भारत में नंबर 1 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने हाल में ही घोषणा के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 100 का मुख्यालय। ठीक है, हरियाणा में जो हेल्पलाइन नंबर 100 स्टार्ट किया गया है, तो इसका मुख्यालय है पंचकुला में। आगे देखिए, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, रोहतक निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता था? तो रोहतक से साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता था हरियाणा तिलक। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शुभांगिणी का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा क्षेत्र से। डिफेंस, तो ये श्रीमती सुहासिनी का संबंध है शिक्षा से, या तो ये टीचर होंगी या फिर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी। डिफेंस, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने सेफ गेम में 3 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये राव इंद्रजीत ने। आगे देखिए, अमानत एक शहीद के लेखक कौन है? तो ये कृष्ण वाचक। जो फारूक नगर यानी कि गुड़गांव के फारूक नगर में नवाबों ने जो रेल की पटरियां बिछाई थी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर 1857 में फारूक नगर के किस नवाब ने अंग्रेज़ों को टक्कर ली थी या फिर टक्कर दी थी? तो ये दलेल। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि फारूक नगर गुड़गांव में जो अंग्रेज़ों ने रेल बिछाई थी, तो किस लिए बिछाई थी? वो नमक ढोने के लिए। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों के साथ टक्कर ली थी नवाब ने, तो उस नवाब का नाम था दलेल खान। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में अगर रोटी मुड़ जाए तो समझ लो घर में आज कोई मेहमान आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेहमान आने का संकेत है ये। आगे देखिए, हिसार शहर का निर्माण, तो यह 1354 में हुआ था, और किसने किया था? फिरोज शाह ने। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के अंदर सावन के महीने में कौन सा उद्घोषित प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हरियाणा का जो सावन का महीना होता है, तो कांवड़िए जाते हैं ना कांवड़ लेने, तो बम बम बोलते हुए। ठीक है, आगे देखिए, देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया था, तो ये हरियाणा था। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अम्बाड़ा में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा का प्रमुख रूप में पाया जाता है? तो ये है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूकेलिप्टस। अगर ये अंग्रेजी वर्ड समझ ना आ रहा हो, तो जिसको बोलते हैं ना सफ़ेदा का पेड़ देखा हुआ। ठीक है, वही पाया जाता है सबसे ज़्यादा हरियाणा में। देखा हुआ रोडों के किनारे या फिर खेतों के साइड में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा यूकेलिप्टस पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि पर्यावरण का आतंकवादी किस पेड़ को कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को ही पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे ये सफ़ेदे का पेड़ होता है ना रोडों के किनारे वगैरह, तो यहाँ जहाँ ये लगा होता है वहाँ ज़मीन से सारा पानी चूस जाता है, वहाँ की घास घूस सारी जलकर राख हो जाती है। ठीक है, घास को उगने नहीं देता ये, क्योंकि घास को उगने के लिए चाहिए पानी। ठीक है, ये सारा पानी धरती में चूस जाता है। जहाँ पर ये लगा होगा ना पेड़, वहाँ देखना ज़मीन बिल्कुल साफ़ होगी। ठीक है, इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, ये सारा पानी चूस लेता है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो ये ब्राही लिपि। ठीक है, अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह मिले हैं, तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके ट्रिक से डाटा देख सकते हैं। लाला हरदेव शाही स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हिसार में हुआ था। आगे देखिए, कोहिनूर के संस्थापक स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो ये बाल मुकुंद गुप्त।
नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पशुपालन डेयरी विभाग में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल किया गया था? तो ये 1 लाख मवेशी। धरती हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, धरती हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। आगे देखिए, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जींद में है, सब बता दिया कल ही। आगे देखिए, हरियाणा विशेष आर्थिक एक्ट कब लागू हुआ था हरियाणा में? तो ये 2006 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध, तो ये राम मेहर कबड्डी खेलते हैं, ऐसे याद रखना। महाभारत के काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने किस प्रदेश में, ठीक है, कुरुओं ने इस प्रदेश में किसका आरंभ किया था? तो ये कुरुओं ने इस प्रदेश में कृषि का आरंभ किया था, ठीक है। आगे देखिए, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिका पूर्णिमा का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये कपाल मोचन का त्यौहार, ठीक है। ये आज ही सब कराया है। ये जगाधरी वगैरह कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में, ठीक है। तो यमुनानगर के जो त्यौहार वगैरह कराए हैं ना, तो इस पर मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया है, आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बना पूछा जा सकता है और आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये कपाल मोचन का मेला करवाया है ना, कहाँ पर? यमुनानगर में, ठीक है, यमुनानगर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस कवि को सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? ठीक है, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो बताइए। तो ये लिखी थी तुलसी शर्मा दिनेश ने, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में वन निगम की स्थापना, तो ये दिसंबर 1989 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा राज्य, ठीक है, हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा स्थापित करने, ठीक है, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था करने के लिए पृथक कमेटी की रचना की थी? तो उस टाइम 2014 में कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ लगाया है? तो ये लगाया है, ये ऑप्शन नंबर, ये हरियाणा कहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है अपना, और बी पे है रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी। आगे देखिए, गुरुग्राम में भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों में से एक का मुख्यालय है, ठीक है। भारत की जो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां हैं, तो उनमें से सब एक का मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो उस कंपनी का नाम है कौन सा? मेक माई ट्रिप, ठीक है। जो मेक माई ट्रिप वगैरह है, आपने देखा होगा, तो ये एक ट्रैवल कंपनी है, लोगों को ट्रैवलिंग करवाती है, ठीक है। तो भारत की ये कंपनी है, तो इस कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम में है, और ये कंपनी का नाम है मेक माई ट्रिप, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए, हरियाणा के नहीं पूरे भारत का राज्यपाल बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड संबंधित प्रशासन क्षेत्र में दिया जाता है। ये आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा या फिर दिखाया जाएगा? तो ये पंचकूला में बनेगा, 30 करोड़ की लागत से पुरातात्विक, ठीक है, संस्थान, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया था? तो हिंदी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ को निम्न में से, ठीक है, गेहूँ पर कौन सा कर समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने गेहूँ से कौन सा कर हटा लिया है? तो ये है, ठीक है, तो ये गेहूँ से वैट हटा लिया। आगे देखिए, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान जय आवास योजना की आधारशिला रखी थी, तो ये बहादुरगढ़ से, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन योजना वगैरह भी पूछ सकता है, तो इसलिए ऐड कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि योजना वगैरह कई बार पूछ लेता है। अब ये मनरेगा है, ठीक है, ये 2006 की है, ठीक है, तो ये आज भी इम्पोर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले ये नरेगा थी, फिर इसको 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया, तो ये मनरेगा हो गई, ठीक है। तो ये पुरानी योजना है, लेकिन एग्जामिनर की पालतू क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, किसी भी टाइम पूछ सकता है वो। नेक्स्ट देखिए, सिरसा के, ठीक है, सिरसा के मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? ठीक है, ठीक है, जो सिरसा में जो मंजियाना परियोजना चल रही है, तो किसके मिशन के अंतर्गत है? तो ये बागवानी को इंडिकेट करती है, ठीक है। मंजियाना परियोजना बागवानी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, ठीक है, आधार कार्ड के प्रबंधन करने वाली यूनिफाइड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया का डेटा सेंटर, ठीक है, तो ये हरियाणा का है, मानेसर, ठीक है, मानेसर में स्थित है। आगे चलिए, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए,
कृषि उत्पादन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश की प्रथम महिला कौन थी जो हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई थी? तो ये थी अमरिंदर कौर। ठीक है। देश की पहली महिला थी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमरिंदर कौर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो रोहतक। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के रचनाकार हैं स्वदेश दीपक। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार राव की कौन सी मूवी 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्ट में नामित हुई थी? तो ये थी न्यूटन मूवी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक आधा ना, तो ये एक आधा जो नेशनल जी के है तो उसका क्वेश्चन ऐड हो गया है। ठीक है। और ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। आगे देखिए, युद्ध में सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। और बंसी लाल ने इसे दोबारा कब से चालू कर दिया था? तो बंसी लाल ने इसे अप्रैल 1997 में दोबारा चालू कर दिया था इस स्कीम को। आगे देखिए, ऐतिहासिक नगर रानियाँ, तो ये सिरसा में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, फारूक नगर। ठीक है। तो ये देखिए बता दिया ना, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। फारूक नगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो नमक ढोने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये सबको पता है कब चली थी। तो ये 1853 में, 1853 में चली थी। मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर? तो ये 34 किलोमीटर चली थी, ये सबको पता है। अगर आप थोड़ा डीप में ले चलूँ, HCS लेवल का। ठीक है। अगर मैं ये पूछूँ किसके काल में चली, तो ये क्या बोल रहा हूँ, किसके काल में चली थी? तो ये झंडूबाम डलहौजी के काल में चली थी। ठीक है। कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखेंगे। डलहौजी के काल में 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, याद रखेंगे। और अब थोड़ा डीप में चलते हैं, एकदम A1 क्वालिटी के HCS लेवल पर। ठीक है। अगर ये पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके वायसराय के काल में हुआ, अगर किसी ने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो वो ये सोचेगा कि प्रथम रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो वो डलहौजी को ही टिक करके आएगा। ठीक है। तो और वो आंसर हो जाता है वहाँ पर गलत। क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था? अगर ऑप्शन में डलहौजी हो और लॉर्ड कर्जन हो, तो इस लॉर्ड कर्जन को लगा के आना। ठीक है। क्योंकि जब ये डलहौजी हमारे इंडिया में वायसराय था तो इसके काल में 1853 में प्रथम रेल तो चली थी। जब ये वायसराय था तो इसके काल में सिर्फ 4000 किलोमीटर में रेलवे की पटरियाँ बिछाई गई थी। और क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ था, लेकिन जब ये कर्जन था ना, ये कर्जन जब वायसराय था तो इसके काल में 28,000 किलोमीटर की रेलवे की पटरियाँ बिछाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ये डीप लेवल का, एकदम HCS लेवल का, UPSC लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो वो सोचेगा कि 1853 में रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो डलहौजी को ही टिक कर देगा, बल्कि वहाँ आंसर हो जाता है गलत। अगर और थोड़ा डीप में ले जाऊँ तो ये बताओ, क्या कहते हैं कि कौन सी कंपनी थी जिसने भारत के अंदर रेलवे पटरियाँ बिछाने का काम किया था? तो उस कंपनी का नाम था ग्रेट पेंसिलवेनिया रेलवे कंपनी। फ्रेंड्स, ग्रेट पेंसिलवेनिया कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर रेलवे पटरियाँ बिछाने के काम किया था। और अंग्रेज़ों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसको आज कहते हैं ना ठेकेदारी। ठीक है। ठेकेदारी पर था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो कंपनी थी, और कंपनी का नाम था ग्रेट पेंसिलवेनिया कंपनी। ठीक है। रेलवे कंपनी थी वो, जिसने भारत के अंदर कंपनियाँ बिछाई थी, रेल की पटरियाँ बिछाई थी। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 4000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछी थी, और लॉर्ड कर्जन के काल में 28,000। ठीक है। तो आंसर क्लियर हो गया हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था। और थोड़ा डीप में चलूँ, UPSC लेवल पर चलते हैं। ठीक है। UPSC लेवल पर लेकर चलता हूँ। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कहाँ पर हुआ था? ठीक है। तो जो इंग्लैंड की सरकार थी ना, इंग्लैंड की जो संसद थी, तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था सबसे पहले इंडिया में रेल चलाने का। कहाँ पर? मद्रास के अंदर। ठीक है। ये चेन्नई में पड़ता है मद्रास। ठीक है। तो मद्रास में जो रेलवे, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहला रेल चलाने की सोची थी मद्रास में। ठीक है। पर मद्रास में उस टाइम ज़्यादा वो नहीं हो पाया था, तो जो रेल चलने वाली थी ना मद्रास में, तो उसको, जो रेल के डब्बे थे तो उसको घोड़े खींचने वाले थे। ठीक है। उस रेल में इंजन नहीं होता, तो उसके डब्बे जो घोड़े खींचने वाले थे, तो इस वजह से इतना डेवलपमेंट विकास नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये परियोजना जो मद्रास में रेल चलाने की बात कही गई थी, तो ये खारिज कर दी गई थी। ठीक है। जो वहाँ की अंग्रेजी सरकार थी, तो उन्होंने इस
प्रस्ताव को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे देश में पहली रेल चली थी 1853 में, सबसे पहले पटरियाँ बिछाई गई थी, फिर एक रेल चली थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आपको होगा कि अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा डीप में पढ़ना सीखो। आगे चलते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को पता है 1853 में चली थी और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा यहाँ से डीप में एग्जामिनर बढ़ जाए तो फिर हार्ड कपन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डीप में पढ़ना सीखो। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हरियाणा सरकार ने पशुधन योजना स्टार्ट की थी, तो ये झज्जर में स्टार्ट की थी। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों ने शासन किया था? तो ये हिसार पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया ना। ठीक है, हरियाणा के किस इलाके पर तीसरी शताब्दी में यादवों ने शासन किया था? तो ये इस हिसार पे। ठीक है, आगे चलिए। ये झंडू राम मकाले आया, ये एक अलग ही बंदा था और ये हमारे देशवासियों की नाक में दम कर रखी थी इसने। ठीक है, हमारे देश में अंग्रेज छाए हुए थे, मतलब पूरा शासन कर रहे थे, हमारे पूरा शोषण कर रहे थे। ठीक है, और ये झंडू राम मकाले है ना, ये एक नई चीज़ लेकर आया था जो हमारे देश में, मतलब पूरी जनता तो दुखी थी अंग्रेजों से। ठीक है, जो 5-7% लोग पढ़ने भी जाते थे ना, जो अपनी हिंदी भाषा में पढ़ने जाते थे, तो ये झंडू राम मकाले एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था कि जो हिंदुस्तानी है ना, तो इनको अब हिंदी हिंदी में छोड़ो, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। ठीक है, और बेचारे वो पहले ही दुखी थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का अध्याय या फिर वकालत किसने की थी? तो ये मकाले लेकर आया था अंग्रेजी शिक्षा को 1853 में इसने एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो याद रखना, हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत इसने की थी कि हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बनाएंगे अपनी तरीके से। ठीक है, और बेचारे लोग पहले ही दुखी थे और ये और एक अलग चीज़ लेकर आया था कि अब तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, लॉर्ड मकॉले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठारघात किया था? यानी कि कुल्हाड़ी से बाहर कौन सी भाषा पर ये विरोध कर रहा था? तो ये संस्कृत भाषा का विरोध कर रहा था कि तुम संस्कृत वगैरह छोड़ो, अब हम तुम्हें अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी बनाएंगे 1853 में। ठीक है, 1853 की बात है ये हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव लेकर आया था। और यहाँ कुठारघात का मतलब इसने मतलब संस्कृत भाषा के ऊपर बहुत सारी गंदी बातें कही थी, टिप्पणी कही थी। ठीक है, तो यही कुठारघात मतलब संस्कृत भाषा पर इसने अपने जबान से काफ़ी प्रहार किया था। ठीक है, समझ के हो गए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर दे रखा है, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको नहीं। ठीक है, जब मैंने अपने चैनल पर पढ़ाई थी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जो यूपीएससी लेवल की है, एचसीएस लेवल की। ठीक है, ये एकदम मैंने थ्योरी में भी पढ़ाई है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, और उन्हीं तीनों बुक का एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड कराया है एमसीक्यू फॉर्म में भी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने $5 मिलियन की एक नई उद्योगों की नगर क्षेत्र की विकास करने जा रही है। तो ये विकास होगा गुरुग्राम में। ठीक है, आगे देखिए, पानीपत के बाहुली में हज़ारों बार बता दिया, यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है, आगे देखिए, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो ये ली थी संत हरिदास से। ठीक है, आगे देखते हैं, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचने पर सबसे पहला काम क्या किया था? तो ये इन्होंने एक गौशाला बनवाई थी। ठीक है, तो ये देखिए गौशाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पी। आगे देखिए, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन और रात्रि भोजन। ठीक है, जो हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा योजना चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो उसमें दोपहर का खाना यानी कि लंच 1 बजे का लंच, और रात का खाना यानी कि डिनर, और वो दोनों होंगे 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये में थाली मिल रही है। आगे देखते हैं, हरियाणा में राजा जनमेजन का संबंध किस नगर से है? तो ये सफीदो। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसकी मान्यता थे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो ये बिश्नोई समाज ऐसा कहता था। नेक्स्ट देखिए, भक्त और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के। ठीक है, इस अकबर पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। लोग इसे महान बताते हैं। ठीक है, लोग इसे महान बताते हैं, लेकिन अकबर एक ना झंडू शासक था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अकबर एक झंडू शासक था, एकदम झंडू, और लोग इसे महान बताते हैं। तो मैं थोड़ा कहानी है, इसको डीप में चलता हूँ इसे लेकर। ठीक फ्रेंड्स, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ना, 1556 आई थिंक वो सन है। ठीक है, 1556 में
कई बार ये पूछा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 याद रखेंगे। ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था, तो हेमू। ठीक है। हेमू था रेवाड़ी से, और ये अंतिम हिंदू सम्राट था जो गद्दी पर बैठा था। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के बता रहा हूँ ना, यहाँ से भी हज़ारों बार क्वेश्चन बने हैं, तो आप ध्यान से सुनना। कई बार ये पूछा है कि हेमू हेमू का जन्म स्थान कहाँ है, या फिर हेमू कहाँ से बिलोंग करता था, तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रेवाड़ी। ठीक है। ये रेवाड़ी से आता था कौन, हेमू। ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन बना है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो आंसर हो जाएगा हेमू। और कई बार ये पूछा है कि हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू ने। ठीक है। और ये पूछा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था 1556 में, तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन अकबर उस टाइम था 13-14 साल का। ठीक है। 13-14 साल का था, तो अकबर की जगह आपको लिखा मिलेगा बैरम खां। ठीक है। बैरम खां इसका बॉडी गार्ड वगैरह था, तो बैरम खां भी लिखा मिलेगा। अकबर और बैरम खां के बीच लड़ाई हुई थी। अगर बैरम खां ना हो तो ऑप्शन में अकबर जरूर होगा। ठीक है। तो बैरम खां और अकबर के बीच क्या कहते हैं, बैरम खां और हेमू के बीच लड़ाई होती है, तो ये बैरम खां इस हेमू की आंख में लग जाता है तीर, और ये बैरम खां पकड़ कर, और ये 13 साल का लड़का होता है अकबर। ठीक है। ये देख लो 13 साल का उस टाइम लड़का था। ठीक है। 13 साल का लड़का है, और 13 साल का मान लो कैसा लड़का होगा। आज के 13 साल के लड़के पे अगर ये कह दो ना कि उसे अपनी ढंग से पैंट और जूते बांधने नहीं आएंगे, ठीक है, जूते के पीते, और वो अपनी बेल्ट तक ढंग से बांध नहीं पाएगा 13 साल का लड़का। और ये 13 साल का अकबर था, ये हमारे पूरे देश पर राज्य कर रहा था, पूरे देश का सम्राट बना हुआ था। ठीक है। और आज के 13 साल के लड़के से ये कह दो ना कि उसके जूते के फीते और बेल्ट वगैरह भी ठीक से बांध नहीं पाएगा वो। और ये उस टाइम पूरे देश को शासन कर रहा था, तो अब कर रहा था तो कर रहा था। ठीक है। सब किस्मत की बात है। ये अकबर, कई बार ये पूछा है कि अकबर कौन सा शासक ऐसा था पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो ये अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, अंगूठा टेक। सब किस्मत की बात है। बीरबल इतना पढ़ा लिखा होने के कारण, ठीक है, बीरबल इतना पढ़ा लिखा था, वो कभी राजा नहीं बन पाया। लेकिन ये झंडू पढ़ा लिखा अनपढ़ था, ठेठ, और ये हमारे देश पर राज्य करता रहा। ठीक है। और इसके बाप का नाम था हुमायूं, जो कि इससे भी 2 कदम आगे था, एकदम झंडू बाम। ठीक है। तो हेमू को पकड़कर अकबर के सामने लाया जाता, तो हेमू से कहता है अकबर कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम ना हमारा मुस्लिम धर्म अपना लो। ठीक है। मुस्लिम धर्म अपना लो, तब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो ये हेमू कहता है कि मैं मरते मर जाऊँगा, लेकिन मैं कभी गाय का मांस नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का मतलब उस टाइम ये था कि आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं मरते मर जाऊँगा, लेकिन मैं गाय का मांस वगैरह कभी नहीं खाऊँगा। ठीक है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, और मैं हिंदू धर्म में ही मरना पसंद करूँगा। तो ये अकबर कहता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को पकड़ के लाओ। तो इसके हेमू के बाप को पकड़ के लाया जाता है। वो 80 साल का एक बेचारा बूढ़ा व्यक्ति होता है। तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ज़िंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वही बात इसके बाप से कहता है, इसके बाप से कहता है अगर तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, यानी कि मुस्लिम बन जाओ, तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तो इसका बाप कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदू धर्म की सेवा की है और हिंदू धर्म में जिया है, मुझे मौत से कोई डर नहीं है, और मैं मरते मर जाऊँगा, लेकिन मैं गाय का मांस कभी नहीं खाऊँगा। तो अकबर को गुस्सा आ जाती है, इसके बाप तलवार निकालता है और इसके बाप की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, यानी कि हेमू के बाप को मार देता है, और बाद में हेमू को भी मार देता है। ठीक है। और लोग इसे बताते हैं महान। अब महान क्यों बताते हैं, तो अभी बताता हूँ। अकबर, ठीक है, ये अकबर 13-14 साल का लड़का था, तो इसके हरम, ठीक है, हरम वो होता है, ठीक है, जहाँ राजा के लिए बहुत सारी लड़कियाँ, ठीक है, राजा के लिए बहुत सारी लड़कियाँ, उसकी बहुत सारी रानियाँ रखी जाती हैं। ठीक है। तो अकबर के जो हरम वगैरह होता था, तो हरम में मतलब 15 साल से लेकर 24 साल 25 साल तक की लड़कियां रखी जाती थी अकबर के लिए। ठीक है। 3-4 हज़ार लड़कियां थी, एक आधी भी नहीं, 3 से 4 हज़ार लड़कियां रखी जाती थी अकबर के लिए, अकबर के हरम में। ठीक है। अब वो क्यों रखी जाती थी वो आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था यूपी PCS में। ठीक है। जब मैं PCS बोलूँ ना, यूपी PCS, तो आप समझ जाना कि हरियाणा में है HCS। ठीक है। बाकी HCS लोग क्यों कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, ऐसे लिखा जाता है HPCS। ठीक है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और यूपी में लिखा जाता है ये तो यूपी हो गया, PCS। ठीक है। ये यूपी वालों का है PCS। एक बार यूपी PCS में ऐसे क्वेश्चन बना था कि मुग़ल शासक में ऐसा कौन सा शासक था जिसका जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था, कोई बता सकता है? तो एक अकबर का ही जन्म हुआ था राजपूत ख़ानदान में। ठीक है। इसके पीछे एक कहानी है, अभी सुना देता हूँ। ठीक है। तो सुन लीजिए थोड़ा। तो एक होता है शेर ससूरी। ठीक है। शेर ससूरी होता है, तो वो मतलब बाबर की सेना में होता है। ठीक है। बाबर की सेना में होता है जब वो छोटा होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बना कि शेर ससूरी ने अपनी मतलब शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है जौनपुर। ठीक है।
जौनपुर शहर से शेरशाह सूरी ने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की थी, ठीक है, पढ़ाई की थी। ये क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि पूरब का सिराज किसे कहा जाता है, तो ये यूपी पीसीएस और यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को उस टाइम। अगर और थोड़ा डीप में चलूँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके खिलाफ जौनपुर से, ठीक है, क्या लिख दिया है मैंने, ठीक है, ऐसा कौन सा शासक था जिसके जिसके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो ये अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो शेरशाह सूरी होता है ना, वो बाबर की सेना वगैरह में होता है, और ये हुमायूं भी छोटा होता है उस टाइम, और हुमायूं होता है अकबर का बाप, ठीक है। तो हुमायूं छोटा होता है और शेरशाह सूरी भी छोटा होता है, लेकिन वो बाबर की सेना में होता है। तो बाबर एक युद्ध को जीत कर आता है, तो वो अपनी सेना से कहता है तुम ना अपना थोड़ा देर रेस्ट वगैरह कर लो और कुछ खा पी लो, ठीक है। और वो खा कुछ नहीं रहे थे, वहाँ पर दिमाग ख़राब कर रहे थे। तो ये अफ़गान मुल्क का होता है, ये क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी, ठीक है, ये बाबर की सेना में होता है। तो क्या कहते हैं, तो वो कहता है बाबर कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो अपनी सेना से और कुछ खा पी लो। तो वो उसके जो सेना सेना होती है, तो वो गाय का मांस देता है बाबर खाने के लिए उन सबको। सेना जितने सैनिक होते हैं तो उन सबको गाय का मांस दिया जाता है खाने के लिए। तो उसके जो सैनिक होते हैं वो एक हाथ पर गाय का मांस रख के हाथ से खा रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से एक हाथ पर गाय का मांस रख के दूसरे हाथ से खाते हैं। लेकिन जो ये शेरशाह सूरी था ना, ये मैंने बताया ना, ये पढ़ाई लिखाई करके आया था जौनपुर से, ठीक है। ये जौनपुर से पढ़ा लिखा A1 क्वालिटी का बंदा था। तो इसके हाथ में एक तलवार थी, तो ये गाय के जो मांस का मीट का टुकड़ा होता था ना गाय का, उसके वो तलवार की चोंच ऐसे डाल के और तुरंत उसको मुंह में डाल लेता था गाय के मांस को। यानी कि जैसे आज के टाइम पे जो फ्रूट चाट खाते हैं ना, वो चाउमीन वगैरह की चम्मच आ गई है, ठीक है, चाउमीन वगैरह खाने के लिए उससे फ्रूट चाट भी खा सकते हैं, नुकीली चम्मच होती है ना, तो चुबोई और तुरंत खा लिया। ऐसा ही कुछ कर रहा था ये, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो था ही, फॉरवर्ड बंदा था शेरशाह सूरी, ठीक है। तो बाबर हुमायूं कहता बेटा इधर आ और देख, इस बंदे पर मुझे डाउट है, ठीक है, इस बंदे पर मुझे डाउट है, और जा तू इसे पकड़ ले। तो वो शेरशाह सूरी भाग जाता है, लेकिन भागते हुए एक बात कह के जाता है कि मेरी किस्मत ने अगर मेरा साथ दिया ना एक बार, ठीक है, मेरी किस्मत ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन इंडिया के अंदर से मुग़लों का खात्मा कर दूंगा। तो ये कहकर वो चला जाता है, कौन, शेरशाह सूरी भाग जाता है वहाँ से। और वो दिन कब आता है, ठीक है ना, सब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने एकदम डीप लेवल में, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है। और वो दिन आता है कब, 1540, ठीक है, 1540 होता है निर्णायक युद्ध, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि 1540 का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो 1540 में हुई थी, ठीक है। ये कन्नौज की लड़ाई, अगर कई जगह कन्नौज ना लिखा हो तो वहाँ लिखा मिलेगा बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कि कन्नौज का पुराना नाम था बिलग्राम, ठीक है। और यही वो लड़ाई थी जिसमें शेरशाह सूरी कहता है ना कि एक दिन मेरा अगर दिन आया तो मैं मुग़लों से इंडिया को खात्मा कर दूंगा। तो बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। और ये अकबर का बाप यानी कि हुमायूं ये हार जाता है युद्ध। और इस युद्ध के बाद, हारने के बाद, हुमायूं भाग जाता है इंडिया से ईरान, ठीक है, इंडिया से ईरान भाग जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इंडिया पर कब्जा हो जाता है शेरशाह सूरी का, लेकिन जो ये हुमायूं अपने देश से भाग के चला जाता है ईरान, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन ईरान का ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है जैद अवेस्ता, ठीक है, ये याद रखना, जैद अवेस्ता। ये कई बार पूछ लेता है ये धर्म किस देश का है, तो ये ईरान का है, ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ईरान भाग जाता है। ईरान में 5-7 दिन भटकने के बाद ये एक मंदिर के सामने 5-7 दिन रहता है, ठीक है। इधर उधर भटकने के बाद ये आ जाता है एक मस्जिद के सामने, ठीक है। ये मस्जिद के सामने ढोंग करने लगता है, वहाँ पर रहता है। तो मस्जिद के अंदर जो काजी होते हैं ना, काजी और या फिर मौलवी कह लो, ठीक है, क्योंकि अपने हिंदू मंदिरों में तो पुजारी होते हैं और वहाँ मंदिरों में मस्जिदों में होते हैं, आई थिंक काजी या मौलवी उनको कहते हैं। तो मौलवी आता है हुमायूं के पास, कहता है मैं तुझे 2-4 दिन से देख रहा हूँ, तू यहीं आसपास भटक रहा है, क्या चक्कर है। तो ये उससे बोल देता है झूठ, ये झूठ बोल देता है, ये नहीं कहता कि मैं इंडिया का बादशाह हूँ या फिर वहाँ का सम्राट हूँ या वहाँ का राजा हूँ। तो ये झूठ बोल देता है कि मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए, ये है वो है। तो ये मस्जिद का काजी होता है ना, तो ये इसको रख लेता है मस्जिद में। और बल्कि ये मतलब A1 क्वालिटी का बंदा था हुमायूं, इसे पढ़ा लिखा थोड़ा सब कुछ था, और ये वहाँ झूठ बोल देता कि मुझे कुछ नहीं आता। तो वो धीरे धीरे ना इसको कुरान पढ़ने के नियम वगैरह पढ़ाने लगता है, कुरान वगैरह के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पर वो मस्जिद थी, और मस्जिद के सामने यहाँ एक किला था, और उस किले का नाम था अमरकोट, ठीक है। इस अमरकोट के किले में यहाँ पर एक कमरा था, ठीक है, इस कमरे में बैठी रहती थी रानी, ठीक है।
और इस जो हुमायूं था ना, यहाँ मस्जिद में, यहाँ पर मस्जिद का इसका प्राइम टारगेट था। यहाँ पर वो रानी बैठी रहती थी अमरकोट के किले में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये 5-7 महीने हो गए, गुजर गए, ठीक है। तो इसको देखते देखते, रानी को देखते देखते, अब भाई देखते देखते 5-7 महीने हो गए। तो फिर थोड़ी सेटिंग हो गई, अब सेटिंग हो गई तो फिर बात वहाँ तक पहुँच गई। 5-7 महीने के बाद जो ये मंदिर मस्जिद का काजी होता है, तो इसे कहीं जाना पड़ जाता है बाहर गाँव में, ठीक है, कुछ पूजा पाठ करने के लिए। तो हुमायूं तो कहता है, इतना मैंने तुझे 5-7 महीने में तो इतना कुछ सिखाई दिया है, तू सब कुछ कर सकता है अपने आप, ठीक है। तो ये मौलवी चला जाता है कहाँ पर, ये चला जाता है बाहर गाँव पूजा पाठ करने के लिए। और हुमायूं को मिल जाता है मौका, तो हुमायूं मस्जिद को छोड़कर पहुँच जाता है यहाँ जो अमरकोट का किला है, ठीक है। अमरकोट का किला है, तो ये पहुँच जाता है यहाँ पर। और यहाँ बैठी होती है वो रानी है, वो लड़की जिसके साथ हुमायूं की फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। तो ये मिलने पहुँच जाता है, और मिलते मिलते फिर बात वहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। पर ये जो रानी वगैरह होती है, अमरकोट की रानी जो यहाँ पर कमरे में बैठी होती है, वो हो जाती है प्रेग्नेंट, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के बाद, ठीक है, फिर होता है जन्म किसका, अकबर का, ठीक है। तो यहाँ से ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि यूपी पीसीएस में यहाँ से डीप में क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा था, ठीक है। जो ये अमरकोट का किला होता है, ये होता है राजपूतों का, ठीक है। राजपूतों का किला होता है, और आई थिंक इस राजपूत शासक का नाम था, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। मैंने उसमें प्राचीन भारत में सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो राजपूत शासक का तो ये नाम याद नहीं आ रहा है, बट जो ये लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर अमरकोट के किले में होता है अकबर का जन्म, ठीक है। ये कहानी इसीलिए सुनाई क्योंकि यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन डीप में पूछा गया था कि ऐसा मुग़ल शासक में कौन सा शासक था जिसका जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, ठीक है। राजपूतों का ख़ानदान था, अकबर का जन्म हुआ था राजपूत के ख़ानदान में, ठीक है। याद रखना, इसलिए ये कहानी सुनाई। और कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में। और ये पूछ ले कहाँ हुआ था, तो अमरकोट का किला था वो, ठीक है, जो इसके ऊपर अभी कहानी सुनाई है ना, ठीक है। ये अमरकोट का किला था, तो अमरकोट के किले में हुआ था 1542 में, याद रखेंगे 1542, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए क्वेश्चन एकदम डीप में बन जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कहानी सुना दी आपको, पता नहीं कैसी लगी होगी, ठीक है। तो चलते हैं। लेकिन जो ये अकबर, ये था ना अकबर का बाप हुमायूं, ये बहुत ही कट्टर शासक था। ये मैंने सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 के 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े वगैरह पहनता था। और ये गाय का मांस तौलने के लिए, ठीक है, ये गाय का मांस तौलने के लिए गाँव वगैरह में आपने देखा होगा तराजू वगैरह होती है ना, वो टाखड़ी बोलते हैं जिसको। तो गाँव की जो तकड़ी वगैरह होती है वेट करने के लिए, जो आज भी कई बार कई जगह गाँव में देखी जाती है, ठीक है। तो तकड़ी के 2 पालड़े होते थे, एक पालड़े में यहाँ पर रखता था वो गाय का मांस, ठीक है। इस पालड़े में गाय का मांस होता था, और इस पालड़े में बाट की जगह वो गाय का मांस तोलने के लिए भगवान राम की मूर्ति का प्रयोग करता था, ठीक है। यानी कि भगवान राम की मूर्ति से वो गाय का मांस तोलता था। ये इतना कट्टर था, ठीक है। इतनी बात बहुत है, बाकी कहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर कहानी सुनाने लग गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहानी तो बहुत लंबी है, आगे देखिए। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर, ठीक है, खेड़ी गुज्जर गाँव में कौन सा तीर्थ है, तो ये सतकुंभा का तीर्थ वगैरह अभी ऊपर देख के आए ना, तो ऊपर पढ़ाया है ना सोनीपत में कौन सा मेला लगता है, तो सतकुंभा का मेला। आगे चलते हैं। HTM, ठीक है। पहले HTM की घड़ी आती थी ना, HTM कंपनी की, तो वही बात हो रही है, ठीक है। हिंदुस्तान टूल्स, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है, तो ये पिंजौर, ठीक है, जो HTM की घड़ी वगैरह बनाते थे। आगे चलिए। खालसा पंथ की स्थापना, तो ये बैसाख माह में की गई थी। नेक्स्ट देखिए। सर थॉमस जॉर्ज, ठीक है, सर थॉमस जॉर्ज ने हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये झांसी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये झांसी को अपनी राजधानी बनाया था 1797 में। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि थॉमस जॉर्ज ने करनाल पर कब कब्जा किया था, तो ये 1797 में करनाल पर भी इसने कब्जा कर लिया था। आगे देखिए। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक, तो ये पंडित श्री राम करते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ ले कि जो पत्रिका थी हरियाणा तिलक, ठीक है, ये कैसी थी, तो ये साप्ताहिक थी, यानी कि वीक में एक बार आती थी ये, ठीक है, साप्ताहिक। अगर ये मासिक कह दे तो समझ लो मंथली, ठीक है। यहाँ पर पूछा साप्ताहिक, ठीक है। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जो हरियाणा तिलक पत्रिका थी ये कैसी थी, तो ये साप्ताहिक थी, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, इसलिए हर तरीके से तैयार करवा रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखिए। करकोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर पर, ठीक है। जैसे ही हरियाणा के टॉपिक जितने सब खत्म हो जाएंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं शुरू में आपको कराता हूँ, ये सब खत्म होने के बाद फिर मैं भारत के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे भारत के जलप्रपात, भारत की ऊंची चोटियाँ, भारत के दर्रे, ठीक है, ये सब करवाऊँगा। और साथ साथ में आपकी चलेगी ये हरियाणा जी के, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, तो ये स्वामी दयानंद स्वामी का था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगर ये कई बार क्वेश्चन डीप में ये बन जाए कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी दिवाली वाले दिन, ठीक है। दिवाली वाले दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है डीप में, ठीक है।
यूपी पीसीएस में कई बार बनाया कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कौन से दिन हुई थी, तो दिवाली वाले दिन याद रखेंगे। आगे देखिए, श्री दीनानाथ बत्रा किस क्षेत्र में योगदान दिया था इन्होंने, तो ये शिक्षक थे, ठीक है ना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में थे। आगे देखिए, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध करना आरंभ कर दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। आगे देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा लागू दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार। नेक्स्ट देखिए, देश की प्रथम, ठीक है, देश की प्रथम अति अनुखंडन आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है, तो ये सोनीपत के हसनपुर में। आगे देखिए, एक आधा जीके का भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी करंट अफेयर का, ठीक है। आगे देखिए, बोहर शिलालेख जो हरि जनक, ठीक है, बोहर शिलालेख जो हरिजनक को संदर्भित करता है किस काल से संबंधित है, ये बलबन के काल से, ठीक है। और ये अगेन एक झंडू बाम किस्म का व्यक्ति था, बलबन, ठीक है। कई बार ये पूछा है सिजदा और पाबोस की पता किसने चलाई थी, तो ये बलबन है। सिजदा का मतलब झुककर राजा को झुककर मतलब प्रणाम करना, और पावोश का मतलब होता था पैर का अंगूठा चूमना, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि रक्त और लोहो की नीति, तो ये झंडू बाम बलबन ने चलाई थी, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है इसके बारे में, लेकिन बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब टाइम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में महिला थानों का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 29 अगस्त 2015 को, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, धान की खरीद के अलावा हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। तो धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने जो ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया था उसका नाम है ई खरीद, ठीक है। आगे देखिए, बुलबुल नामक स्थान हरियाणा में जींद में पड़ता है, ये बुलबुल, ठीक है, कोई गांव का नाम होगा ये। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आ गया, ठीक है। आगे चलिए, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है, और उड़ीसा ऑप्शन में ना हो तो ये भुवनेश्वर मिलेगा। तो देखिए, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर लंकाधार मंदिर कहाँ पर है, तो ये जगाधरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैंने 100 क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो 100 के 100 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, रेजंगला की लड़ाई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो रेवाड़ी, ठीक है। रेजंगला की लड़ाई हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, ठीक है। मैं उन टीचरों की तरह नहीं हूँ जो आपको हर 5-5 मिनट पे कहे कि लाइक करके आओ, ठीक है, शेयर करो, ये करो, वो करो, वो अपना काम नहीं है, ठीक है। अपना काम है A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है, वो भी कर सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, खुल के आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डिसलाइक कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन डिसलाइक करने का रीज़न आप ज़रूर बता देना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, इस वजह से मैंने डिसलाइक किया है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।